देश में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल उच्च स्तरीय बैठक की। देश के कई राज्यों में, खासतौर पर महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में कोरोना के केस फिर से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 1134 नए कोरोना के केस मिले हैं। 24 घंटे में संक्रमण दर 1% रही और कोरोना के एक्टिव केस अब 7,000 से ज्यादा हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी नजरअंदाज कर रहे हैं और ये दर्द मुख्यमंत्री बोम्मई खुद ही अपने बयानों में उनके झलक रहा है। अंदरूनी गुटबाजी के शिकार बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की राह पर निकलती दिख रही है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई में है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर अजीबोगरीब तस्वीर दिख रही है। जैसे शिवमोग्गा के कलेक्टर ऑफिस को ही लीजिए। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन यहाँ गौमूत्र का छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि एक मुसलमान ने यहाँ अजान दी थी। अजान उस बयान की प्रतिक्रिया में दी थी जिसमें वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा था कि अजान की आवाज से उन्हें सर दर्द होता है। एक तरफ अजान को लेकर हंगामा तो दूसरी तरफ हलाल मीट के खिलाफ अभियान। बताया जा रहा है कि हलाल की जगह झटका मीट खाए और अभिनेता चेतन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। आखिर बीजेपी विकास की जगह उग्र हिंदुत्व की राह पर क्यों निकल पड़ी है? वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता लगातार यहां सभाएं कर रहे हैं। इसकी वजह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बयान में तलाशी जा सकती है। बिलागी विधानसभा क्षेत्र में भी मैंने जल सिंचाई परियोजनाओं सहित हजारों विकास कार्य किए हैं, लेकिन मुरुगेश मुझे उद्घाटन के लिए नहीं ले गए। अगर वो मुझे वहां ले जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए वो मुझे नहीं ले गए। इसे खबर मत बनाओ, मैं वहां अगला मुख्यमंत्री बनकर फिर जाऊंगा। मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि उनके काबीना के मंत्री उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह ने भी उनकी जगह येदियुरप्पा को तरजीह दी थी। मुख्यमंत्री अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं तो खेमेबाजी इतनी हावी है कि सीटी रवि येदियुरप्पा जैसे वरिष्ठ नेताओं को नसीहत देते सुने गए। यानी एक तरफ गुटबाजी तो दूसरी तरफ सत्ता विरोधी लहर। ऐसे में बीजेपी के पास उग्र हिंदुत्व के अलावा फिलहाल कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता। बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। देश में हर अधिकारी कर्मचारी को एक ही पेंशन मिलती है, लेकिन माननीय यानी विधायक जी राज्य से दिल्ली चले जाएं तो सांसद का पेंशन, राज्यसभा चले जाए तो 3 पेंशन, कई राज्यों में हर टर्म के हिसाब से पेंशन। मध्य प्रदेश हर मामले में अनूठा है। यहां विधायकों से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक का दिल और मांग रहा है। तर्क यह है कि कई राज्य ऐसी सुविधाएं देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम पद पर रहते हुए सरकार को रिटायरमेंट का प्लान सौंपा है। सरकार से मांग की है कि पूर्व स्पीकर को भी कैबिनेट मंत्री जैसे वेतन भत्ते सुविधाएं मिले। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री इसके हकदार हैं। वर्तमान में जो स्पीकर हैं प्रोटोकॉल में इनका बहुत नीचे नंबर है, 17 में बनाया जाए। और वो इसलिए तर्क ये दिया गया कि जिस लोकायुक्त की नियुक्ति में हस्ताक्षर विधानसभा स्पीकर के होते हैं उसका प्रोटोकॉल में ऊपर नाम रहता है, अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी के नीचे रहता है। ये शायद उचित नहीं है ना, उसमें ये उचित नहीं है कि हम जिसको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रोटोकॉल में जब वो पद में पा जाएगा तो हमसे ऊंचे हो जाएगा, हम उससे नीचे हो जाएंगे। तो कम से कम उसी के समकक्ष वाले कॉलम में जाना चाहिए। पूर्व स्पीकरों का भी कोई जिक्र कहीं नहीं है, पूर्व सांसद का नहीं, पूर्व विधायक का नहीं, पूर्व स्पीकर का नहीं। तो उसमें आया कि प्रोटोकॉल में इस बात का संशोधन किया जाए कि कम से कम पूर्व विधायक होने पर जो आपका मिनिस्टर का जो दर्जा होता है उसको वो मिला रहा है केवल। राज्य के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी स्पीकर ने अपने रिटायरमेंट के प्लान को लेकर ऐसा प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर बीजेपी से पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीतासरण शर्मा, कांग्रेस से पूर्व स्पीकर डॉक्टर एनपी प्रजापति को भी ये सुविधाएं मिलेगी। दोनों फिलहाल विधायक हैं। प्रस्ताव के तहत 10,000 किलोमीटर की यात्रा का रेलवे कूपन, 1 गाड़ी 2 ड्राइवर और स्टाफ, 350 लीटर ईंधन, स्वास्थ्य सेवा, वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलाकर लगभग 2 लाख रुपए महीना मिलेगा।
वैसे अध्यक्ष जी ने सिर्फ अपने नहीं पूर्व विधायकों का भी ख्याल रखा है। हाल में पूर्व विधायकों के सम्मेलन में 300 नेता पहुंचे। मांग आई पूर्व सांसदों विधायकों को प्रोटोकॉल सूची में शामिल किया जाए। दिल्ली के एमपी भवन में साल में 30 दिन तक रुकने की व्यवस्था हो, फिलहाल 13 दिन है। पेंशन राशि न्यूनतम 60,000 रुपए की जाए। विधायक विश्राम गृह में 25 कमरे आरक्षित हों। कुछ उनको वृद्धि कर दी जाए, ये आग्रह किया है। और दूसरा, हमारी तरफ से विधानसभा की तरफ से हमने इस बात का प्रयास किया कि उनको विधानसभा में विधायक विश्राम गृह में थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था हो जाए, उनके लिए कमरे आरक्षित एकदम से अलग से हो जाए, क्योंकि वो कई बार आते हैं, खाली न होने के कारण उनको मिल नहीं पाता। इसलिए हमने 25 कमरे उसमें से आरक्षित कर दिया केवल पूर्व विधायकों में। वो नहीं आवे तो भी वो खाली रहेंगे, उसको किसी को देना नहीं है। और उनके कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया, ये हमने कर दिया। छत्तीसगढ़ कई राज्यों ने दे के रखा है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पूर्व सांसद हो जाता है तो उसका कहीं नाम उल्लेख नहीं रहता। प्रोटोकॉल बना जिसमें 34 कॉलम है, तो उसमें से किसी कॉलम में पूर्व सदस्य का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए हमने सदस्य सुविधा समिति से ये निर्णय करा करके, निर्णय जो हुआ है उनका, कि पूर्व सांसदों को भी 33वें नंबर पर शामिल किया जाए और जो पूर्व विधायक है उनको भी 34वें नंबर पर शामिल किया जाए। वैसे मध्य प्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ रुपए खर्चती है। पूर्व विधायकों को हर माह 35,000 रुपए पेंशन मिलती है। हर दूसरे कार्यकाल में 800 रुपए की बढ़ोतरी होती है। इसके बाद वो जितने कार्यकाल पूरे करते हैं उनकी पेंशन में हर बार 4,000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। दिल्ली में लोकसभा पहुंचने पर डबल, राज्यसभा चले गए तो तीनों पेंशन के हकदार। सदन में एक सवाल के लिखे जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि उनका पुरानी पेंशन पर लौटने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी 30-32 साल की नौकरी के बाद एक सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 9,000 रुपए पेंशन मिल जाती थी। एनपीएस में वो 500 रुपए के आसपास है, जबकि एक माननीय अगर एक भी दिन इस सदन के अंदर बैठे तो उसे 35,000 रुपए मिलना तय है। कई विधायक तो ऐसे हैं जो दिल्ली जा पहुंचे हैं और उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 पेंशन मिल रही है। बावजूद इसके इस सदन के सारे माननीय, पूर्व माननीय और अध्यक्ष भी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन मिले, ज्यादा और ज्यादा। ऐसे में पता नहीं सरकार अपने साथियों के एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पाई और कर्मचारियों को समझाने पर आमादा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओडिशा के दौरे पर हैं। ममता ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। वहीं आज वो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी का ये दौरा 2024 के चुनाव के लिए गैर कांग्रेसी मोर्चे की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। केंद्र सरकार पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर शारदा पीठ के लिए भी कॉरिडोर खोलने का प्रयास करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शारदा पीठ भारत की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। ऐतिहासिक शारदा पीठ मंदिर पीओके इलाके में है। मित्रों, आज यहाँ पर जब सभी भक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पैटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से उत्तरी और मध्य भारत के कई राज्यों में किसानों की गेहूं, सरसों समेत कई तरह की फसलें बर्बाद हुई हैं और अब किसान सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मोदी नगर के गदाना गांव के किसान महेंद्र सिंह अपनी गिरी हुई गेहूं की फसल से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। अगले 3 हफ्ते में वो गेहूं कटाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बेमौसम बरसात और ओला गिरने से काफी फसल बर्बाद हो गई। मोदी नगर के गदाना गांव में ये महेंद्र सिंह की खेत है। करीब 1 एकड़ की खेत है जहां पर उन्होंने गेहूं की बुआई की थी। लेकिन 3-4 दिन पहले जो यहाँ पर भारी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं जो उनकी गेहूं की फसल है वो काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। आमतौर पर अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ से कितना गेहूं निकलता? ये तकरीबन 4 क्विंटल बीघे का निकलता। 5 बीघे खेत था। तो अब तो ये 1 क्विंटल भी मुश्किल से 75%
नुकसान है। तो आप जो इससे चारा बनाते हैं, ये फसल है जो नीचे गिरी है और इसमें ये दाना नहीं है अब, आप दिखा सकते हैं इसमें कैसे नुकसान हुआ है आपका? ये दाना तो अभी कुछ कच्चा है ना, हाथ में दिखाइए। अब ये तो पिचक जाएगा, इसमें दाना पूरा पक्का नहीं हो पाएगा। महेंद्र सिंह अकेले नहीं हैं। मोदी नगर के इस गांव के कई खेतों में गेहूं की फसल खराब होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब यहां के प्रभावित किसान चाहते हैं कि सरकार उनको हुए नुकसान की भरपाई करे। मोदी नगर इलाके में जो गेहूं के किसान हैं, विशेष तौर पर उनको कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर क्या दूसरी फसलें भी आपको लगता है खराब हुई हैं? गेहूं के साथ साथ सरसों भी और सब्जियां भी खराब हुई हैं, जैसे लौकी है, तोरी है, आपका खीरा है, ककड़ी है, वो बारिश के पानी की वजह से गल गई है। 15 से 20 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान की लागत आई है। अब हमारी सरकार से यही मांग है और हम तमाम जिलों में दूसरी जगह भी अपने साथियों से कह रहे हैं कि जिलाधिकारियों के माध्यम से इस मुआवजे की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं। बेमौसम बारिश और ओला गिरने से नुकसान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक सीमित नहीं है। उत्तरी और केंद्रीय भारत के कई राज्यों में सैकड़ों किसानों की फसल बेमौसम बरसात और ओला गिरने से खराब हुई है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सभी प्रभावित किसानों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। फरवरी महीने में औसत से अधिक गर्मी की वजह से गेहूं और दूसरी फसलों पर उसके असर को लेकर किसान परेशान थे और अब मार्च महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने उनका संकट और बढ़ा दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से गेहूं और दूसरी फसलें जो खराब हुई हैं, उससे राहत देने के लिए सरकार कितनी जल्दी किसानों के लिए एक राहत पैकेज का ऐलान करती है। मोदी नगर से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी की पेशेवर और रचनात्मक पत्रकारिता को एक बार फिर सम्मान मिला है। एनडीटीवी के 2 पत्रकारों को साल 2019 और 2020 के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयन का सम्मान मिला है। एनडीटीवी के पत्रकार सुशील महापात्र को 2019 के लिए हिंदी पत्रकारिता ब्रॉडकास्ट श्रेणी में सम्मान मिला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें ये सम्मान दिया। सुशील महापात्रा को यह सम्मान हरियाणा की जहरीली नहर पर की गई सीरीज के लिए दिया गया। उन्हें दूसरी बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। इससे पहले उन्हें 2017 में भी रामनाथ गोयन का सम्मान मिल चुका है। वहीं एनडीटीवी के ही पत्रकार अजय सिंह को 2020 में खेल की श्रेणी में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयन का सम्मान दिया गया है। अजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया था कि किस तरह खिलाड़ियों का हुनर तराशने वाले कोच उत्तर प्रदेश में बेहाल है। कोई समोसे पकौड़े बना रहा है तो कोई दिहाड़ी पर बिजली कर्मी का काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर कई खिलाड़ी देने वाले कई कोच संविदा पर काम कर रहे हैं तो उन्हें महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली। उनके सामने रोजी रोटी के संकट पर दी गई इस रिपोर्ट को शानदार रिपोर्ट खेल श्रेणी में 2020 में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयन का सम्मान से पुरस्कृत किया गया।